कोई हार गया कोई जीत गया, देखते ही देखते एक और साल बीत गया। साल तो अंत हो रहा है लेकिन हम लोग का सफ़र अंत नहीं होने वाला है। हम लोग का सफ़र यूं ही जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं दोस्तों साल के आखिरी दिन के करंट अफेयर की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के दिन के रिवीजन की, उसके बाद आज की करंट अफेयर देखेंगे। और आज आखिरी दिन है तो मैं आपको तोहफे के साथ छोड़ूंगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सरप्राइजेज और तोहफे आपको मिलने वाले हैं आज की वीडियो में, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोगों ने पढ़ा था CISF की पहली महिला महानिदेशक मिली हैं भारत को नीना सिंह के रूप में। और गॉड ऑफ कैओस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर से नासा जो है ये मिशन करेगा। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। और अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात को भारत ने कच्चा तेल खरीदने के एवज में रुपए में पेमेंट किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है बटेश्वर से, आगरा के बटेश्वर से। और अभी हाल ही में मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं हेमंत के श्रीनिवासल। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि OBC कैटेगरी में आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में सुधार किए गए, संशोधन किए गए। और कतर ने 8 भारतीय नौसैनिक दिग्गजों की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया है। 12वें दिव्यकरा मेला का उद्घाटन जो है ये सूरत में किया गया, डायमंड सिटी गुजरात में। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने कल किया था स्टडी डिटेल में। आज आपने रिवीजन किया 1 मिनट में क्विकली। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी। पहला सरप्राइज और कहें कि पहला गिफ्ट आप ले लो न्यू ईयर का। आज से अगले 1 महीने तक जो डिटेल वाली करंट अफेयर की PDF होगी ये आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी फ्री में, है ना। तो अगले 1 महीने तक दे करके टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि पिछली बार बंद क्यों किया गया था उसके पीछे का कारण यही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो चैनल्स वाले हैं ना वो कॉपी कर रहे थे, क्योंकि अपनी जो PDF होती है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। डाटा जो है हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, आसान भाषा में, सरल भाषा में लिखते हैं चीज़ों को, तो कॉपी बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इससे परेशान होकर के, तंग आकर के हम लोगों ने एप्लीकेशन पर देना शुरू कर दिया था। लेकिन न्यू ईयर के गिफ्ट के रूप में अगले 1 महीने तक आपको दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य सरकार के द्वारा भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन सेवा का अनावरण किया जाएगा? भारत में पहली बार पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। ये जो पनडुब्बी की बात आती है ना, तो वही इम्प्लोजन वाली याद आती है न्यूज़, जो टाइटैनिक देखने गए थे अभी कुछ ही महीनों पहले चर्चे में था। फिलहाल पनडुब्बी पर्यटन क्या होगा अभी मैं समझाता हूँ आपको। गुजरात सरकार ने ये घोषणा की है। हालांकि इसमें देखो, इसमें क्या होगा मोटा मोटा समझ लो कि इसमें ना द्वारिका जो है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो समझ लो कि कार्यकाल जहाँ पर वो चलाए थे, अपना राज दरबार चलाया करते थे द्वारका गुजरात में, तो वहाँ से ये सेवा शुरू की जाएगी। पनडुब्बी पर्यटन का मतलब ये होगा कि एक पनडुब्बी होगी, उसमें नागरिक बैठेंगे और वो समुद्र के अंदर से लोगों को यात्राएं कराएगी, समुद्र के अंदर की चीज़ों को दिखाएगी। एक अद्भुत नज़ारा होगा। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले एक चर्चे में न्यूज़ आई थी जिसमें 4 बिलियनियर गए थे टाइटैनिक देखने, और जो उनकी सबमर्सिबल थी वो इम्प्लोज कर गई थी। इम्प्लोजन उसमें हुआ था। एक होता है एक्सप्लोजन, जब कोई जैसे बम है, कोई विस्फोटक है तो वो विस्फोट करता है तो वो एक्सप्लोजन होता है, तो वो बाहर की तरफ जाता है। लेकिन इसमें इम्प्लोजन हुआ था, मतलब कि ये चिपक गए थे और सब लोग महज कुछ मिली सेकेंड में ख़त्म हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो वो इम्प्लोजन हुआ था। कहीं ऐसा इसमें तो नहीं, एक्चुअली में वो लोग बहुत गहराई में गए थे समुद्र की तलहटी में, क्योंकि टाइटैनिक अभी भी पड़ा हुआ है, उसको देखने गए थे। तो वहाँ जितने गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा समुद्र का दबाव बढ़ता जाता है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग, एक तो पनडुब्बी अपनी थोड़ा बड़ी होगी, कई नागरिक इसमें बैठ पाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसका कवच बना सकते हैं। दूसरा, ये 100 मीटर की गहराई तक ही जाएगी, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, वो अमूमन झेल सकते हैं, है ना। और सबमरीन्स वगैरह में भी तो आप जानते ही हो कितने लोग जाते ही रहते हैं। तो फिलहाल मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। आप जानते हो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड बहुत सारा हेल्प करता है इंडियन नेवी का, बहुत सारे ये शिप वगैरह बनाता है, तो यही बनाएगा और द्वारका से ये पर्यटन शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2024 में दिवाली से पहले ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो भाई आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये पनडुब्बी पर्यटन की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुजरात के कितने लोग हैं वो भी बताएं। अब चूंकि ये पहला है, पहली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग देश का पहला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार।
पहला पहली पहले जब भी लग जाए क्वेश्चन में तो हो जाता है इंपॉर्टेंट, आपके पहले प्यार की तरह। देखो, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है ये गुजरात होना चाहिए, और देश का पहला एआई शहर लखनऊ में शुरू किया जाएगा। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क सूरत में ये बनाई जा रही है, बनकर तैयार हो गई है एक्चुअली। देश का पहला बुलेट ट्रेन सर्विस ये अहमदाबाद से मुंबई चल रहा है, और देश का पहला एआई सुपर क्लाउड ये न्यू क्लाउड ने शुरू करने की घोषणा की है। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये इसका उद्घाटन किया है, और ये बनाया गया है इफ्को के द्वारा। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। इसके अलावा 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया मुंद्रा पोर्ट गुजरात का। भारत का पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर राजस्थान बनेगा, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपके एग्जाम में। मसूरी उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय खोला गया है, और देश का पहला एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर के द्वारा शुरू किया जाएगा। जियो ने जियो स्पेस फाइबर भी लॉन्च करने की घोषणा की हुई है। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में ये बना है, भारत का पहला सोलर सिटी। अच्छा, जियो से याद आया, मेरा ध्यान भी यहीं पर अटका हुआ है। जियो ने अभी हाल ही में भारत जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की, ये भी ध्यान रखना। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 ये भी लॉन्च कर दिया गया इसरो के द्वारा। तो ये देश का पहला से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे। गुजरात के बारे में देखोगे तो गुजरात वैसे मैंने अभी आपको परसों शायद रिवीजन कराया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो देखो अभी कल परसों में पढ़ाया गया था उसको बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अच्छे। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण को खारिज कर दिया, यानी ठुकरा दिया? तो देखो, ब्रिक्स में पाकिस्तान जैसे लोग तो तरस रहे हैं कि भाई हमको शामिल कर लो, हमको शामिल कर लो। इनको इसलिए करके भगाया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ना, ये इकोनॉमिक दृष्टि से जो विकासशील के स्तर पर हैं उनको शामिल कर रहा है। पाकिस्तान जो है भिखारी देश है, उसको इसमें क्या शामिल करेंगे, वो खुद इतना कर्ज में डूबा है। इसलिए यहाँ पर 6 देशों को आमंत्रित किया गया था। अब ये 6 देश में एक देश था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है इसने कहा कि नहीं है भैया, हम शामिल नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हैं जेवियर माइली, ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना में चुनाव हुआ, इनकी सत्ता आ गई। देखो, जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता है, और कई बार ये नेशनल पॉलिटिक्स को या कहें कि एक से दूसरे देशों के बीच में रिलेशंस को गड़बड़ कर देते हैं। जेवियर माली आए गए, और ये जो हैं ये कहे जाते हैं अर्जेंटीना के ट्रंप। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये अमेरिका के सपोर्टर हैं, पूरा अमेरिका इजराइल के कट्टर सपोर्टर हैं। तो अमेरिका चाहता नहीं है कि ब्रिक्स जो है मजबूत हो। क्यों? क्योंकि G7 कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें अमेरिका वगैरह हैं, वो अपने आप को सबसे पावरफुल बना करके ही रखना चाहते हैं। आप जानते हो, जो भी कोई बड़ा हो जाता है तो वो नहीं चाहता कि छोटे लोग भी उसके बराबरी पर आएँ, पुरानी रीत है। तो वो चाहता नहीं है ब्रिक्स में और भी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो जुड़े आगे चल करके। तो उसने इनको बढ़िया से मना लिया कि भाई आप शामिल मत होना, और बदले में इनको देखो सत्ता मिल गई, है ना। तो इनको फिलहाल ये वहाँ पर राष्ट्रपति बने, और इन्होंने कहा कि अब जो है हम शामिल नहीं होंगे। अच्छा, तो ये 6 सदस्य शामिल होने वाले थे, इनमें कौन कौन से थे? तो अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी देश शामिल हो रहे थे। तो लेकिन अर्जेंटीना अब नहीं होगा, तो मतलब 5 होगा, और 5 इसमें पहले से थे। 5 जैसे कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये पहले से थे 5, और 5 और आ गए, तो अब हो गई संख्या 10। बहुत अच्छी संख्या है ना। आसियान में भी 10 देश हैं, इसमें भी 10 देश हैं ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स करेंसी भी अपनी ला रहा है। तो अब ब्रिक्स धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो इस वजह से अमेरिका वगैरह को, यूरोपियन देशों को तो खलेगा ही भाई। फिलहाल अर्जेंटीना नहीं शामिल हो रहा है, अपडेट यही है। 1 जनवरी 2024 से अब से क्या कहेंगे हम लोग कि ब्रिक्स के हो गए हैं 10 देश, ठीक है ना। यानी कल से अब हम लोग कहना शुरू कर देंगे कि ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। ब्रिक्स की मेज़बानी इस बार किसने की थी? तो देखो, ब्रिक्स की मेज़बानी अभी तक तो होती आ रही थी ऐसे बिल्कुल ऑर्डर में, जैसे नाम लिखा गया है इसी ऑर्डर में होता था। तो अभी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2023 वाला लिख दे रहा हूँ मैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 का समिट, 2023 का समिट, है ना। अब ये देश भी आ गए हैं, तो देखो इनको भी शामिल किया जाता है कि नहीं अल्फ़ाबेट में। फिलहाल ब्रिक्स के बारे में अगर मोटा मोटा जानकारी अगर आपको दें तो स्थापित ये 2006 में ही हुआ था। जब स्थापित हुआ था तो केवल 4 देश थे, ब्रिक ही था। बाद में 2010 में ये जुड़ा साउथ अफ्रीका। अच्छा, जब 2006 में ये बना था तो इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग होने में ये लोग 3 साल लगा दिए। 2009 में फर्स्ट मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई थी रसिया में,
और सेकेंड मीटिंग में कहा गया कि नहीं भाई साउथ अफ्रीका को भी जोड़ो। तो 2010 में जो है ये साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तब ये कहलाया ब्रिक्स। देखो एस जुड़ गया, तो तब से ये ब्रिक्स हो गया था। और ऐसे ऐसे फिर इसमें सम्मेलन हो रहे थे, 5 देश तब से थे, लेकिन अब 5 देश और जुड़ेंगे, छठा क्योंकि नहीं मान रहा है। आगे यहाँ पर मैप के भी थ्रू थोड़ा सा समझ लो। देखो अगर आप मैप में देखोगे, वर्ल्ड के मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप यहाँ पर देखोगे तो ये है साउथ अफ्रीका। अब देखो पूरा पूरा कवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए चाइना और रसिया कट गया है। यहाँ पर ऊपर चाइना है और उससे ऊपर पूरा रसिया ही है, आप जानते हो। तो रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इधर आ जाओ अगर तो ये है ब्राज़ील, है ना। ये देखो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो एशिया के 3 देश, अफ्रीका का एक और एक दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश, ये सब देश थे। अब क्या हुआ है, यहाँ पर अर्जेंटीना, ये आपको दिख रहा है, ये भी शामिल किए जाने की बात थी, लेकिन अब ये नहीं शामिल हो रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा कौन शामिल हो रहे हैं, ईरान शामिल हो रहा है, सऊदी अरेबिया और यूएई यहाँ पर है, ये भी शामिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों साथ ही में आ रहे हैं, कट्टर दुश्मन है जबकि। इसके अलावा ये इथियोपिया भी शामिल हो रहा है और इधर ये इजिप्ट शामिल हो रहा है। तो यानी कि मिडिल ईस्ट को बढ़िया से टारगेट किया जा रहा है ना। और यहाँ अफ्रीका के 2 और देश जुड़ रहे हैं, इनको भी शामिल किया जा रहा था, लेकिन इनकी मत मारी गई है अभी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता? तो मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीत लिया है दोस्तों, किसने? केतकी राउत ने। जैसे होता है ना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड वगैरह वगैरह, ऐसे यहाँ पर मिस महाराष्ट्र का भी आयोजन किया गया था। तो मिस महाराष्ट्र का जो आयोजन किया गया उसको केतकी रावत ने जीता है। केतकी रावत यहाँ आपका बीच में आपको दिख रही हैं, ये सेकंड रनर अप हैं और ये फर्स्ट रनर अप है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रही मिस महाराष्ट्र। इसके अलावा मिसेज महाराष्ट्र का भी आयोजन किया गया था और मिसेज महाराष्ट्र जीती हैं डॉक्टर सालिगा भटनागर ने। मिस मतलब अविवाहित जो होंगी वो मिस रहेंगी और जो विवाहित होंगी वो मिसेज वाले में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये दोनों आयोजित किया गया और इसमें इन दोनों ने खिताब जीता। अब देखो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ये तो बहुत बिरले ही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें पूछा जाए, लेकिन ये वाला तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो मिस वर्ल्ड 2022 की क्योंकि अभी तक घोषणा हुई है, 2023 वाला भी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए 2022 वाले में अभी कैरोलिना बिलावस्का जो हैं यही अभी विजेता हैं। 2023 वाला जो होगा ये होगा मार्च 2024 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस वर्ल्ड की मेज़बानी इस बार भारत में होने वाली है। और भारत में कहाँ पर जानते हो? भारत में जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आयोजन होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कब होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 मार्च को 2024 में आयोजन होगा। 2023 का जिसमें मिस वर्ल्ड घोषित किया जाएगा, ठीक है। 2023 की मिस यूनिवर्स घोषित हो चुकी हैं, सेनिस पलासियोस जो हैं ये मिस यूनिवर्स 2023 हैं। कुछ ऐसे और मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप रिकॉल कर सकते हो, जैसे मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी बनी थी, मिस यूनिवर्स 2023 ये सेनिस बनी, और मिस यूनिवर्स पाकिस्तान अभी बनी थी एरिका रॉबिन। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना बनी थी, मिस अर्थ इंडिया प्रियांश सैनी, मिसेज यूनिवर्स इंडिया ये माधुरी पटेले। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया ये प्रवीणा अंजना बनी, वगैरह वगैरह। आगे, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश में स्थित लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ना अभी लगातार आतंकवादियों की लिस्ट निकाली जा रही है, सब पर UAPA लगाया जा रहा है। अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे ही हमारी वीडियो में देखा कि लगातार मैंने कुछ संगठनों और उन सब का नाम लिया है जहाँ पर UAPA लगाया गया। अब देखो लखबीर सिंह लांडा को भी यहाँ लपेटे में ले लिया गया है। ये कनाडा के रहने वाले हैं। रहने वाले क्या मतलब कि अब वहाँ नागरिकता ले ली है, रहने वाले तो ये भारत के ही थे। ये लोग ना खालिस्तानी का समर्थन करने के चक्कर में ये बोल करके ये भाग लेते हैं कनाडा। वहाँ पर जाकर वहाँ की नागरिकता इनको आराम से मिल जाती है और फिर वहाँ पर जाकर देश विरोधी ये मतलब उगलते हैं जो भी है। तो कनाडा के ये हैं ये लांडा जी, तो इन पर लग गया है UAPA। UAPA के तहत इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, व्यक्तिगत आतंकवादी इनको नामित किया गया है। बताया जाता है कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख हैं वर्तमान समय में। एक लोग तो निपटा दिए गए है ना, निज्जर, और एक लोग जो हैं वे बचे फिर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये इसके तहत क्या होता है कि अगर इसके तहत किसी व्यक्ति को UAPA के अंतर्गत गैर कानूनी के तहत घोषित कर दिया गया तो इसके तहत गृह मंत्रालय कभी भी उस पर किसी भी प्रकार से एक्शन ले सकती है ना। और वो आतंकवादी समझ करके ही एक्शन लेगी, मतलब कि समझो मारा भी जा सकता है उनको। तो फिलहाल इनका भी टिकट कट चुका है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री अभी श्री भूपेंद्र यादव जी ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है ये है क्या, इसको समझिए। होता क्या है, कभी कभी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाना होता है और अगर लकड़ी, बांस या कोई ऐसे वन के उत्पाद अगर लदे हुए होते हैं ट्रक वगैरह पर, तो पास लेना, उनकी चेकिंग वगैरह कराना बहुत ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ बन जाता है। वन के उत्पादों का अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इन सब से बचने के लिए यहाँ पर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया गया है, NTPS। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत देश भर का एक ही पास बनेगा, वो पास सबका बन जाएगा। जैसे आपने देखा वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे आपने वन स्टूडेंट वन ID देखा, अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है अपार ID, जैसे आपने वन नेशन वन GST में देखा वन नेशन वन टैक्स, ऐसे ही आप वन नेशन करके बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। तो आधार कार्ड में भी वन नेशन वन ID करके, ऐसे ही ये भी बन रहा है वन नेशन वन पास करके। तो वन नेशन वन पास जो होगा ये NTPS के तहत होगा, यानी नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, जिसके तहत अगर पूरे देश भर में वन से संबंधित कोई उत्पाद लेकर के कोई जा रहा है, ट्रक वाला वगैरह वाला, तो वो QR कोड पर आधारित जो उसका बना होगा, जिसमें कार्ड बना होगा, जो पास बना होगा, QR कोड को स्कैन करते ही सारा उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। और इसके बाद से फिर अगर वो सही लायक होंगे, अप्रूवल उनको होगा तो वो जा सकेंगे, नहीं अप्रूवल होगा तो नहीं जा पाएंगे। तो भूपेंद्र यादव जी, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खबर, 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। MJT पर पहली बार आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई-बुक्स पर आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेगा डिस्काउंट ऑफर है और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो 2 से 3 दिनों तक ही आप इसका ऑफर का फ़ायदा उठा पाओगे। MJT ऐप पर आपको ये मिलेगा। कूपन कोड में क्या लगाना है, कूपन कोड है आपका NEW NEW और 8080। तो यही कूपन कोड यूज करने पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। किस किस बैच का आप फ़ायदा उठा सकते हो, तो देखो GS सफलता 3 जो बैच है, इसमें बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि आप जानते हो ये सबसे पॉपुलर, सबसे प्रचलित बैच तो है ही अपना। 1999 इसका वैसे तो प्राइस होता है, लेकिन 80% का पहली बार इस पर डिस्काउंट कूपन कोड लगाने पर ये आपको मिलेगा 399 में। कैलकुलेट कर लेना अपना, इतने दाम में GS सफलता 3.0 जब से लॉन्च हुआ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया मौका है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर दिया जा रहा है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो इसका कंप्लीट बैच आपको है। UPP, बिहार पुलिस, बिहार SSC, इन सब का भी बैच है। UPP वाले भी जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन मौका है, बहुत ही नाम मात्र की फीस पर आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। तो आप जाइए MJT ऐप पर, फ़ायदा उठाइए न्यू ईयर का। सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र है, तो चूकना मत, नहीं तो फिर ये दाम जो है बढ़ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे, किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों कोहिनूर ग्रुप ने। कोहिनूर ग्रुप जो है ये एक रियल एस्टेट कंपनी है और इसने अभी इकोनॉमिक टाइम्स का ये अवार्ड जीता हुआ है। कौन सा अवार्ड जीता हुआ है? सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का अवार्ड जीता हुआ है। कोहिनूर ग्रुप ये मेनली एक्टिव है पुणे में, तो पुणे में रियल एस्टेट बिजनेसेस करती है और 4 दशक से कर रही है, मतलब पिछले 40 साल के आसपास से कर रही है। इसके फाउंडर और अध्यक्ष वर्तमान में है कृष्ण कुमार गोयल, जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं अवार्ड रिसीव करते हुए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम लॉन्च किया? अभय हस्तम को लॉन्च किया है तेलंगाना ने। देखो, तेलंगाना राज्य में जब से गवर्नमेंट नई चेंज हुई है, रफ्तार में ये लोग बैक टू बैक योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि तेलंगाना में जब कांग्रेस पार्टी आई है, वो आने से पहले 6 गारंटी का वादा की थी, 6 योजनाओं की गारंटी का वादा की थी जनता से, और ये भी कहा था कि इन योजनाओं को महज 100 दिनों में लागू करेंगे, मतलब सत्ता पाते ही 100 दिनों में। तो ये 6 गारंटी स्कीम जो है, इसको आपको ध्यान में रखकर जाना है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 6 गारंटी स्कीम क्या है? ये रेवंत रेड्डी की, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो कि महालक्ष्मी योजना है जो कि महिला केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम है। रायथू भरोसा योजना है, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए है। इंदिराम्मा योजना है तीसरी, जो कि गरीब लोगों को सस्ते घर दिलाने के लिए है। इसके अलावा गृह ज्योति योजना है, बिजली की बिल में सब्सिडी की गारंटी है। युवा विकासम योजना है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के जो युवा छात्र होंगे उनको 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।
और चेयूथा योजना जो छठी गारंटी है, ये है एक हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम। तो ये 6 प्रकार की जो है योजनाओं की गारंटी दी है रेवंत रेड्डी की सरकार ने। तो ये 100 दिनों के अंदर अंदर धीरे धीरे करके लॉन्च की जाएंगे। आपने पिछले 1-2 दिनों में देखा कि लगातार बैक टू बैक योजनाएं ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो था ये अभय हस्तम, इसका मतलब ये है कि अभय हस्तम के तहत कि बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू की जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया है। फिलहाल अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो राजधानी इसकी है हैदराबाद। तेलंगाना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2014 में बना था 29वां राज्य। रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं। 33 जिले, 119 विधानसभा की सीटें और लोकसभा में 17 और 7 राज्यसभा में सीटें यहाँ पर हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहाँ पर ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। कौन सा? मधुमेह, ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान। ये एक अभियान है जो ग्रामीण स्तर पर मधुमेह यानी डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाना इसका उद्देश्य है। तो वाराणसी के पुराना रामनगर में ये शुरू किया गया है। तो इसके तहत टाइप 2 मधुमेह जो होंगे इन महामारी पर अंकुश लगाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में, लगभग पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 80% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उनको पता ही नहीं, वो चेकअप ही नहीं कराए हुए हैं, है ना। तो ये है। और अपने यहाँ तो जान तो चाय दौड़ता है खून से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर शरीर में, तो इस वजह से और ज़्यादा डायबिटिक हैं। फिलहाल रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया ये संगठन है जिसके द्वारा ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। आगे, हाल ही में चीन के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो चाइना में नए डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं डोंग जून। ली सांगफू की जगह पर ये आएंगे। ली सांगफू जो है ना, ये पिछले 4-5 महीने से गायब हो गए थे अचानक में, और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु की खबर आ गई। फिलहाल अब डोंग जून जो होंगे ये नए यहाँ पर होंगे कौन? रक्षा मंत्री, है ना। ये इंडियन नेवी में बहुत सारे पदों पर काम कर चुके हैं। कहा जाता है जितने भी बड़े पद हैं नौसैनिक में वो सब पर भी काम कर चुके हैं। तो पूर्व नौसेना के प्रमुख भी हैं। तो अब जो हैं ये सांगफू के स्थान लेंगे जो 4 महीने से गायब हो गए थे। ली सांगफू पहले चीनी रक्षा मंत्री भी बने थे जिन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था। तो ये डोंग जून जो होंगे बहुत बड़ा नाम बन चुका है आज के टाइम पर, क्योंकि चाइना के रक्षा मंत्री ये बन चुके हैं। आगे, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट योजना का अनावरण किया? तो कौन कर सकता है? देखो, भारत में जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल से रिलेटेड जो चीज़ें काम करता है, जैसे नोट छापना हुआ या भारत में रेपो रेट या मॉनेटरी पॉलिसी रेट वगैरह डिसाइड करना हुआ, ये सब का काम करती है। बाकी बैंकों का रेगुलेट करना हुआ, रेगुलेशन करना हुआ, ये सब काम अपना आरबीआई करता है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक है, इसी ने क्या किया है कि विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए कि हम लोग विदेशी मुद्रा सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट योजना शुरू किया हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये शुरू किया गया है। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि आरबीआई ने एक नियम, एक रेगुलेशन पारित किया था और जिसके तहत उन्होंने अनुमति दी थी कि रुपए में भी विदेशी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं दूसरे देशों से, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा यूएई से। तो कल की वीडियो में वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैसे ही मिलता जुलता आरबीआई ने यह भी कहा है कि विदेशी मुद्रा संवाददाता यानी कि फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट जो है ये शुरुआत कर दी जाएगी। अब अधिकृत डीलर जो हैं उनके साथ एजेंसी समझौते के माध्यम से विदेशी मुद्रा को सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर किया जा सकेगा, ट्रेड वगैरह, ठीक है ना, लेन देन विदेशी मुद्रा का किया जा सकता है। तो आरबीआई का ये नया रूल है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को हुई थी, और इसको आगे चल करके नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। इसके जब ये पहली बार बना था तब इसके अध्यक्ष कौन बने थे? ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। आगे चल करके जब पहले भारतीय गवर्नर की बात आई तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने, सीडी देशमुख साहब बने, है ना। वर्तमान में गवर्नर कौन है? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल थे जिनके टाइम पर नोटबंदी हुई थी, उनसे पहले रघुराम राजन थे। आगे,
तो ये 10 क्वेश्चंस थे। किताब भी अपनी आई हुई है, किताब अगर आपने नहीं ऑर्डर किया है तो उसको ऑर्डर कीजिए। अमेज़न पर ये अवेलेबल है बुक, और अमेज़न पर भी ज़बरदस्त मचाई हुई है। MJT एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको आगे आने वाले 1 महीनों तक टेलीग्राम पर PDF दी जाएगी, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जाकर के टेलीग्राम पर MJT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है। जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल होगा वही को ज्वाइन कर लेना है, किसी फेक चैनल को मत ज्वाइन करना। आगे बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था आपसे अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन कब किया जाएगा? 22 जनवरी 2024 को। BCCI का घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक को। आज आपको क्या बताना है? दिसंबर 2023 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? इसके अलावा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, अगले साल मिलते हैं। आज तो आखिरी दिन है ना इस साल का। फिलहाल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।